सुप्रभात बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे हमारा देश भारत। क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हमारा देश भारत। अब देखो, हमारा देश जो भारत है, इस भारत देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके बारे में आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। यानी कि आज अपने जो हमारा भारत देश है उसके सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। जैसे आज अपन जिस देश को क्या कहते हैं, हमारे देश को भारत जो नाम पड़ा वो किसी यानी कि किसी समय भारत जो भरत नाम का एक राजा हुआ उसके नाम पर इसका नाम पड़ा, ऐसा मानते हो। जो कौन थे? दुष्यंत के जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पे पड़ा। इससे पहले भी आए ना कि जब हमारे पुराणों में जो पुराण कौन से हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें भी इस हमारे देश को आर्यावर्त के नाम से जाना गया है। किसके वर्त? आर्यावर्त के नाम से जाना गया। अब आर्यावर्त के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि उत्तर यानी कि जो उत्तर में जो बसने हुए यानी कि जो उत्तर दिशा थी उस समय उसी की तरफ आर्य क्या करते थे? निवास करते थे। इस वजह से उनके नाम पर ही इसको आर्यावर्त भी कहा गया। कहाँ कहा गया? पुराणों के अंदर। फिर जो उसके बाद में जैसे राजा भरत आए, उसको क्या है? भरत के नाम पे इसका नाम भारत पड़ गया। अब जब वैदिक आर्य यानी कि जो वेदों के समय में जो वैदिक आर्य ने उत्तर जो पश्चिम का जो हिस्सा था उसी को उसकी तरफ जो बहने वाली एक नदी थी, यानी कि यहाँ बहने वाली एक नदी को क्या कहा था? सिंधु कहा था। यानी कि उन आर्यों ने उस नदी को क्या कहा? सिंधु कहा। अब उस सिंधु नदी को ही जब हमारे देश पे ईरानियों का अधिकार हुआ और यूनानी जब भारत देश में आए तो इन्होंने भी क्या है, इस जो सिंधु नदी थी इस सिंधु नदी को ही क्या कहा? यूनानियों ने तो इनको कहा था इंडोस। क्या कहा? इंडोस के नाम से इसको जाना। और जो रोमवासी रोमन थे उन्होंने इसको इंडस के नाम से पुकारा। फिर धीरे धीरे इसके नाम में परिवर्तन होकर इसका नाम क्या पड़ा दिया इन्होंने? फिर धीरे धीरे इसी यानी कि इस क्षेत्र को इंडिया के नाम से जानने लग गए। तो ये यानी कि हमारे भारत देश का एक सामान्य से यानी कि इसका इतिहास, जैसे भारत देश कैसे बढ़ा। तो ये जो अपने को ध्यान रखना है कि जब भी आर्य तो रहते थे यानी कि पुराणों में इसको आर्यावर्त कहा गया। अब अपना जो वर्तमान का जो भारत देश है उसके बारे में मैं आपको इस कक्षा में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आज अपन बात करेंगे हमारे भारत देश की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, भारत उत्तर में कैसा, दक्षिण में कैसा, पूर्व में कैसे, यानी कि इसके आसपास के देश कौन से, इन चीज़ों के बारे में आज अपने इस कक्षा में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे आपका अपना क्या है, भारत का मानचित्र आपने सभी ने देखा होगा, नहीं भी देखा हो तो मैं आपको देखो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि हमारा जो भारत देश है ये क्या है? हमारा भारत देश का मानचित्र है। ये जिस सब बच्चों को दिखा है, यानी कि ये आज अपने इस भारत देश के बारे में बात ही करेंगे। इसकी कैसी स्थिति है, कौन से गोलार्ध में है, क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस कक्षा में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यानी कि हमारा जो भारत देश है, हमारा जो भारत देश है जो विश्व मानचित्र में यानी कि हमारे देश जो है वो विश्व के मानचित्र में देखो कहाँ पर स्थित है। अभी मैं आपको विश्व मानचित्र, ये देखो विश्व मानचित्र। इस विश्व का जो मानचित्र है उसमें हमारा भारत देश कहाँ पर है? देखो ये हमारा क्या है? भारत देश। अब ये कैसे है? अगर ग्लोब में अपन इसकी स्थिति देखते हैं, जैसे ये मान लो ये क्या है? ग्लोब। इस ग्लोब में स्थिति देखते हैं तो ये भारत देश अपने को कहाँ ये दिखाई दे रहा है, यानी कि ये अपना क्या है? भारत देश। और ये क्या है? भूमध्य रेखा, यानी कि ये जो एक पट्टी सी दिखाई दी ये क्या है? भूमध्य रेखा। अब अपन भूमध्य रेखा से इससे बात करें तो हमारा जो भारत देश है वो किस साइड में है? यानी कि उत्तर की तरफ है। और भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ होता है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। यानी कि अपन अक्षांशीय स्थिति के आधार पर अपन भारत को माने तो अपना भारत देश क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांशीय स्थिति के अनुसार। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं देशांतरीय स्थिति, यानी कि हमारा जो भारत देश है देशांतरीय स्थिति के आधार पर किस भाग में स्थित है।
तो अब देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और ये दिख रही हैं आपको, इसमें दिख नहीं पा रही हैं, लेकिन ये सारी हैं वो क्या है, देशांतरीय रेखा, इनको यामोत्तर भी कहते हैं। तो इस स्थिति के अनुसार यानी कि जो ग्रीनविच जो रेखा है या मुख्य यामोत्तर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यानी कि ग्रीनविच के नाम से उसको जानते हैं, उसी को देखते हैं। तो वो कहाँ से है, यानी कि यहाँ से, कहाँ से है, लगभग इधर से जा रही है और ये ऐसे आ रही है। तो इसी ग्रीनविच रेखा के देखो इसमें मानचित्र में देखें, यानी कि ये क्या है, जैसे ग्रीनविच रेखा क्या है, ग्रीनविच रेखा। अब इस ग्रीनविच रेखा से यानी कि इससे देखेंगे तो अपना भारत देश किस भाग में है, यानी कि पूर्वी भाग में है और ये है पश्चिमी भाग। तो इसके देशांतरी स्थिति के आधार पर क्या हो गया, पूर्वी भाग में, और अक्षांशीय स्थिति के आधार पर क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो अपना जो भारत देश है वो यानी कि विश्व मानचित्र में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत कहाँ पर है, ये इसी गोलार्ध में स्थित है। अब देखो ग्रीनविच रेखा जो है वो ये आ रही है, देखो ये, यानी कि इधर से कहाँ है अपना भारत देश, इधर पूर्व की तरफ है। तो अपना भारत देश अक्षांश स्थिति के आधार पर किधर है, पूर्व की तरफ, और देशांतर स्थिति के आधार पर कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में है। तो आज अपनी इसी की चर्चा करेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गई कि हमारा भारत देश विश्व मानचित्र में कहाँ पर है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारा भारत देश के बारे में आपको पता चल गया, तो सबसे पहले यानी कि हमारा भारत देश कहाँ पर है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसके बाद में मैं आपको देखो सामान्य, यानी कि आज अपन केवल सामान्य भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में अगली क्लास में इनके जो भौतिक प्रदेश हैं, जलवायु प्रदेश हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यानी कि हमारा जो भारत देश है उसकी अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो वो सबसे पहले अपन को जरूरी है, क्योंकि हम किसी भी देश, स्थान या राज्य किसी की भी बात करते हैं तो उसका अपने को अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के आधार पर ही अपन उस स्थान का पता लगा सकते हैं। तो हमारे को पता चल गया कि हमारा भारत देश कहाँ है। अगर आपको कोई भी पूछे तो आप तुरंत बता सकते हो कि हमारा भारत देश विश्व के अंदर, यानी कि विश्व का जो मानचित्र उसमें तुरंत देख के बता देंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अब जो अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ जो इसका फैलाव होता है उसको कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। क्या कहते हैं, अक्षांशीय विस्तार। अब हमारे भारत देश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है, यानी कि जो भारत देश का भी इसमें थोड़ा सा ये है, जो मुख्य भूमि यानी कि ये जो भाग है यहाँ से, ये दक्षिण का भाग यहाँ से लेकर और उत्तर में यहाँ तक, यानी कि ये जो है इस यहाँ तक का विस्तार है वो है यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी कि यहाँ क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश की ये जो रेखा दिख रही है अपने को, ये 8 डिग्री यहाँ दिख रहा है। तो इससे हल्का सा क्या है, थोड़ा सा ऊपर है। तो 8 डिग्री 4 मिनट। अब उत्तरी गोलार्ध में तो केवल अपन क्या बोलेंगे, उत्तरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उत्तरी। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य में। कहाँ पर है, ये देखो ये 36 डिग्री है, इसके बाद में यहाँ देखो ये 36 डिग्री यहाँ से आ रही है, तो ये यानी कि 36 डिग्री और 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है, विस्तार है। यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की अपन बात करें तो हमारा भारत देश यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है, विस्तार है। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि जो हमारे भारत देश का दक्षिणतम बिंदु, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, देखो ये बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे भारत देश का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर यानी कि ये जो दक्षिण का भाग है, यहाँ पर लिखा हुआ इंदिरा पॉइंट, यानी कि हमारे भारत देश की बात करें तो उसका दक्षिणतम बिंदु
हमारे भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इसको पहले क्या कहते थे, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते थे। इसको पहले क्या कहते हैं, पिग्मेलियन, लेकिन वर्तमान में ये क्या है, समुद्र के अंदर डूब चुका है। लेकिन हमारे भारत देश का दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया, इंदिरा पॉइंट, जो वर्तमान में क्या है, लुप्त हो चुका है। इससे इंदिरा पॉइंट की अक्षांश स्थिति के बारे में अपन जानेंगे तो ये है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि 6 डिग्री और 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। और हमारी जो मुख्य भूमि है, यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो कहाँ से है, यहाँ से। और ये क्या है, कुमारी अंतरीप से। कहाँ से है, कुमारी, जो कन्याकुमारी के पास में कुमारी अंतरीप से शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी कि ये जो दक्षिणतम भाग है वो क्या है, कुमारी अंतरीप से लेकर, और जो उत्तर में भाग है उसको कहते हैं इंदिरा कोल, यानी कि जो उत्तरतम भाग है उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर जो इसको कहते हैं इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं। और वो वर्तमान में कहाँ है, लद्दाख क्षेत्र में वो पड़ता है। तो ये तो हो गई हमारे भारत देश की अक्षांशीय स्थिति। अब इसके बाद में, यानी कि अक्षांश तो यानी कि इसका दक्षिण से लेकर उत्तर तक का जो विस्तार है उसके बारे में। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं पश्चिम से लेकर पूर्व, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो इसको कहते हैं देशांतरीय विस्तार। अब जो भारत देश का देशांतरीय विस्तार क्या है, देखो बच्चों, यानी कि यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करेंगे तो यहाँ है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखो अपना भारत देश देशांतरीय स्थिति से किधर है, पूर्व की तरफ। तो दोनों में अपन क्या बोलेंगे, पूर्व। ऐसे नहीं बोलेंगे इधर भारत का बाहर पश्चिम है तो इधर पश्चिम बोलते हैं, इधर बोलते, लेकिन नहीं, अपने देशांतरीय के हिसाब से क्या है, यहाँ से शुरू होता है तो अपन पूर्वी गोलार्ध में है तो क्या होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपके। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन, यानी कि भारत देश का जो देशांतरीय विस्तार है वो यहाँ तक, यानी कि लगभग यहाँ से लेकर और यहाँ तक का अंतर है, इसमें 29 डिग्री और कुछ मिनट का अंतर है। तो अपने 30 मिनट या 30 मिनट इसको या 30 डिग्री इसको मान लेते हैं। अब इसके बाद में देखो, यानी कि ये तो हो गया अक्षांश और देशांतरीय विस्तार, उसको मैं आपको लिख के बता दूंगा फिर। अब जो हमारे भारत देश में, हमारे भारत देश के अंदर से जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो गुजरती है उसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और जो कर्क रेखा है जो हमारे भारत देश के कहाँ से, यानी कि लगभग मध्य में से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, मध्य में से गुजरती है। अब देखो कहाँ से मध्य, कहाँ से, देखो ये दिख रहा है यहाँ से 23.5 डिग्री अक्षांश और ये 23.5 डिग्री अक्षांश, यानी कि ये जो अक्षांश है वो हमारे भारत देश के लगभग कहाँ से, मध्य में से गुजर रही है। और इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसे, कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत के लगभग मध्य में से गुजर रही है। कौन सी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, जिसको किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब तो ये हो गई कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा, यानी कि ये जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग मध्य से, अब मध्य में भी सी देखो कौन कौन से राज्य से ये गुजर रही है, यानी कि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक का जो राज्य है वो कौन कौन से है। देखो इधर सबसे पश्चिम में कौन सा आ गया, गुजरात, फिर आ गया मध्य प्रदेश, फिर आ गया छत्तीसगढ़, फिर आ गया झारखंड, फिर आ गया पश्चिम बंगाल, फिर आ गया त्रिपुरा और फिर मिजोरम। यानी कि लगभग 8, यानी कि हमारे भारत देश में से 8 राज्यों में से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 8 राज्यों से हमारे भारत में से ये क्या है, रेखा गुजरती है। तो इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा, जो हमारे भारत। अब हमारे जो भारत देश है, यानी कि कर्क रेखा से और भूमध्य रेखा से, यानी कि हमारे जो भूमध्य रेखा से ये जो पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, लगभग
876 किलोमीटर के आसपास ही स्थित है। तो इस वजह से जो कर्क रेखा का जो ये भाग है वो क्या है, उष्ण कटिबंध में आता है। किसमें आता है, उष्ण, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है इस हिस्से में, यानी कि दक्षिणी हिस्से में। उसके बाद में अपन बात करते हैं उत्तरी, यानी कि ये जो भाग है ये यहाँ पर क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है, और ये जो भाग है वो क्या है 23.5 डिग्री से उत्तर का जो भाग है वो क्या है, उपोष्ण कटिबंध में ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। इस वजह से हमारा भारत देश क्या है, दो जलवायु प्रदेश भी हो गए। इसमें कैसे हो गए, देखो उष्ण कटिबंधीय हो गए और उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि दोनों का मिला जुला असर इसमें रहता है। तो ये हो गया हमारे भारत देश का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार और इसमें से जो कर्क रेखा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि भारत देश का जो समय, यानी कि समय सभी को घड़ी में देखते हैं। अब जो समय का अंतर होता है वो किस आधार पर लेते हैं अपन, देशांतरीय स्थिति के आधार पर। यानी कि किसी भी स्थान या देश का जो समय का अनुमान लगाते हैं वो किस आधार पर लगाते हैं, देशांतरीय स्थिति के आधार पर। अब देशांतरीय स्थिति के आधार पर हमारे भारत देश का देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का विस्तार बहुत ही ज्यादा है। तो इस विस्तार यानी कि 30 डिग्री तक क्या है, इनमें अंतर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का। इस दुविधा को दूर करने के लिए हमारे भारत देश में एक ही मानक क्या मानी गई है, देशांतर रेखा। और उस देशांतर रेखा का नाम क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो हमारे भारत का क्या है, मानक समय उससे लिया गया है। तो 82 डिग्री, तो ये दिख रही है आपको, देखो ये 82 डिग्री, तो 82.5 क्या होगी लगभग इसके बाद में, यानी कि यहाँ से ये जाएगी वो 82.5 डिग्री देशांतर को हमारा जो मानक समय लिया गया है वो। अब जो ये मानक समय है जो ग्रीनविच रेखा से पूर्व, यानी कि उससे अपना भारत का जो समय है वो 5 घंटे क्या है आगे, पूर्व में जाते हैं तो आगे हो जाता है, पश्चिम में जाएंगे तो उसमें क्या हो जाता है पीछे, उसकी गणना करनी पड़ती है। यानी कि ग्रीनविच पे हमारे जैसे 12 बज रहे हैं रात के, तो हमारे सुबह के क्या होंगे 5 बजेंगे, यानी कि कितना अंतर हो गया, 5 घंटे का अंतर। जैसे दोपहर के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच रेखा पे, तो हमारे भारत देश में क्या हो गया 5.5 घंटे का उसमें अंतर आ जाता है लगभग, तो यानी कि 5.5 या 5 घंटे का अंतर वो अक्षांश। अब देखो क्यों ये अंतर क्यों आता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन करती है, यानी कि हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसे घूमती है। तो ऐसे घूमती है तो यानी कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। तो 1 डिग्री देशांतर, तो हमारे भारत देश का यहाँ से और यहाँ तक का विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री का दोनों में अंतर है, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर और 68 डिग्री 7 मिनट जो पूर्वी देशांतर, इन दोनों का लगभग अंतर कितना आता है 30 डिग्री का। और 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है हमारी पृथ्वी। अब इस 4 मिनट को यानी कि 30 डिग्री से गुणा करेंगे तो कितने मिनट होती है, 120 मिनट, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, यानी कि कितने घंटे का अंतर हो गया, 2 घंटे का। अगर अपन बात करें यानी कि सूर्य उदय होता है किधर दिखाई देता है अपने को, पूर्व दिशा की ओर। मैंने पहली कक्षा में बताया था कि सूर्य पूर्व दिशा की ओर उदय होता हुआ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या करती है, घूर्णन करती है। इस वजह से हमारे को पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है। अब देखो ये पूर्व का यानी कि ये राज्य क्या है अपना अरुणाचल प्रदेश, इसमें सूर्य यानी कि सुबह 7 बजे अपने को दिखाई देगा। कितने बजे, 7 बजे। तो ये यानी कि इसमें और इसमें 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो यहाँ कितने बजे दिखाई देगा, यानी कि 2 घंटे बाद में दिखाई देगा, यानी कि यहाँ 9 बजे दिखाई देगा। यानी कि इस अंतर को दूर करने के लिए हमारे भारत देश का एक ही मानक समय रखा गया। और भी कई देश हैं जिनमें एक से अधिक मानक समय है, जैसे सबसे ज्यादा रूस के अंदर 13 से 14 मानक समय लिए गए हैं। अमेरिका में भी क्या है उनका विस्तार, यानी कि जिस देश का विस्तार अक्षांश के आधार पर ज्यादा होता है उसमें मानक समय भी ज्यादा होते हैं। तो हमारे भारत देश को इस विसंगति को दूर करने के लिए 82.5 डिग्री जो मानक अक्षर देशांतर जो रेखा उसको प्रधान या मानक देशांतर रेखा कहते हैं, और इसको यामोत्तर के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया बच्चों अपने
यानी कि भारत का अक्षांशीय देशांतर और समय का निर्धारण कौन सी, यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर। अब ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो हमारे भारत देश के, यानी कि कहाँ से, ऐसे 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरेगी, ऐसे गुजरेगी। अब ये कहाँ से, यानी कि कौन कौन से राज्य से गुजर रही है वो अपने को इससे पता चल जाएगा। यानी कि ये लगभग 5 राज्यों से गुजरती है। जैसे सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, जैसे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश ये आ गया, छत्तीसगढ़, ओडिशा और उसके बाद में आंध्र प्रदेश से यह देशांतर गुजरती है। तो कोई भी आपसे पूछे कि बताओ हमारे देश में जो प्रधान ये जो हमारे देश का जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो अपन तुरंत बता देंगे कि 5 राज्यों से यह गुजरती है। तो यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद में ये तो आपको केवल अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार के बारे में मैंने बता दिया। अब इसको लेते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते तो हमारे जो भारत देश है, संपूर्ण भारत देश है, उसका क्षेत्रफल, देखो सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, क्षेत्रफल। हमारे जो ये संपूर्ण भारत देश है उसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि हमारा जो भारत देश है इसका क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किमी। तो ये क्या है, हमारे भारत का क्षेत्रफल। अब ये जो भारत का क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण विश्व, यानी कि संपूर्ण विश्व के जितने भी देश हैं, यानी कि ग्रो आप देखें तो ये सारे देशों का जो है उसका लगभग हिस्सा है, यानी कि संपूर्ण जो स्थल भाग है उसका 2.4%, यानी कि हमारा जो भारत देश है विश्व के जितने भी स्थल भाग है उसका कितना है, 2.4, यानी कि संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% भाग में अपना भारत देश स्थित है। ये बात। अब हमारा भारत जो देश है वो विश्व के अन्य देशों से यानी कि लगभग 7 देशों से क्या है, छोटा है, और इससे 8 देश बड़े हैं। वो 7 देश बड़े हैं और हमारे भारत देश का कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। अब इससे बड़े कौन कौन से हैं देश, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख के बता देता हूँ। तो सबसे पहले यानी कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्या है, रूस। कौन सा है, रूस। तो सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा हो गया, रूस। फिर उसके बाद में दूसरा यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा हो गया, रूस। उसके बाद में कनाडा, फिर चीन, फिर कौन सा आ गया, कनाडा। अभी बताऊंगा मैं आपको विश्व के मानचित्र में भी इन देशों को बताऊंगा, जिससे कि अपने को क्या पता चल जाएगा कि ये देश ही कौन कौन से बड़े हैं, वो नक्शे से अपने को यानी कि मानचित्र से भी अपने को पता चले जाएगा। फिर उसके बाद में चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर उसके बाद में आता है ब्राजील। कौन सा आता है, ब्राजील। और उसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में कौन सा आता है, ब्राजील। और फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि और 7वां अपना कौन सा है, भारत। यानी कि भारत देश का क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान हो गया, 7वां स्थान हो गया। तो इससे हमारे भारत देश से कितने बड़े हैं, 6 देश बड़े हैं, जो कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, जो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखो अपन विश्व मानचित्र में देखते हैं, यानी कि इनको विश्व मानचित्र में देखेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा। देखो हमारा विश्व का मानचित्र, इसी मानचित्र में देखते हैं। देखो यानी कि ये क्या है, देखो विश्व का सबसे बड़ा रूस, यानी कि रूस जो ये दिख रहा है वो इतना बड़ा रूस है, क्या है, इतना बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, रूस। फिर रूस के बाद में कौन सा आता है, कनाडा। कनाडा कहाँ पर है, यानी कि ये जो क्षेत्र है, यानी कि ये क्या है, कनाडा का क्षेत्र है। फिर उसके बाद में चीन, यानी कि चीन कहाँ पर है, ये चीन है, यहाँ पर ये चीन हो गया। फिर उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, जो वो कहाँ पर है, यहाँ पर ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ये रहा। और ये क्या है, पूरा कनाडा है। फिर उसके बाद में 5वां स्थान क्या है, ब्राजील। तो ब्राजील कहाँ है, ये दक्षिणी
अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंदर ब्राजील जो देश है वही है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। फिर उसके बाद ब्राजील आ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? ये है संपूर्ण, ये महाद्वीप भी है और देश, यानी कि दोनों में इसकी, तो ये ऑस्ट्रेलिया आ गया। फिर उसके बाद में आता है अपना भारत देश, यानी कि भारत देश का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान। और कहाँ पर है? ये अपना भारत देश है। तो ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, यानी कि मानचित्र के आधार पर अपन देखेंगे तो हमारा भारत देश कहाँ पर है? ये, और इससे बड़े कितने हैं? 6 देश और हैं, और 7वां स्थान अपने भारत देश का है। अब आगे बात करते हैं, तो ये हो गया अपना भारत देश का, जो इससे 2 देश बड़े हैं उनका मैंने आपको बता दिया। अब हम देश से बात करते हैं। अब हमारे भारत देश की जनसंख्या आज लगभग कितनी है? 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, यानी कि 1 अरब 21 करोड़ के आसपास जो 2011 की जनगणना उसके अनुसार। लेकिन अब वर्तमान में 130 करोड़ तक हमारे भारत की जनसंख्या पहुंच चुकी है, जो अब हर प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होती है? जनगणना होती है। तो अब 2021 चल रही है, तो इसमें हमारे भारत देश की क्या होगी? जनगणना होगी, उससे और भी अपने को नए आंकड़े प्राप्त होंगे। ये बच्चे समझ में आ गई। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, यानी कि भारत की जो सीमा है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल के आधार पर पता चल गया, विश्व में 2.4% भाग और विश्व की जनसंख्या का लगभग अपने 16.5% भाग अपने भारत देश में निवास करता है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत देश का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा। आप देखो स्थलीय सीमा किसे कहते हैं? यानी कि हमारा जो भारत देश है, ये दिख रही है, इसकी चारों तरफ की ये जो बाउंड्री, वो क्या है? इसकी सीमा कहलाती है। यानी कि यहाँ से शुरू करें और हम ऐसे घूम के यहाँ आए, तो इस संपूर्ण सीमा की लंबाई, यानी कि इसी संपूर्ण स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। तो स्थलीय सीमा यानी कि हमारे भारत देश की स्थलीय सीमा की बात करें तो कितनी हो गई? 15,200 किलोमीटर। तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तो भारत देश की यानी कि स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा, तो हमारे भारत देश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ से शुरू करें और ऐसे घूम के आए तो अपने भारत देश की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी आ गई? 15,200 किलोमीटर। लेकिन इस स्थलीय सीमा में भी तटीय सीमा किसे कहते हैं? यानी कि जिसके एक तरफ क्या होता है? पानी। अब जैसे देखो ये नीला नीला जो दिख रहा है वो क्या है? सब पानी है। यानी कि यहाँ से लेकर और भारत के ऐसे घूम के आए तो यहाँ तक की जो सीमा है उसकी लंबाई, यानी कि तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो तटीय सीमा कितनी होगी? तटीय सीमा मतलब यानी कि उसके साथ एक तरफ क्या है? पानी है। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। यह है भारत की तटीय सीमा, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक। फिर उसके बाद में यानी कि अब ये तटीय सीमा हो गई, ये होगी। लेकिन इसके अलावा यानी कि हमारे जो द्वीप समूह हैं, कौन से द्वीप समूह? देखो एक तो ये दिख रहा है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये है अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। अब इन दोनों की सीमा को भी शामिल कर लिया जाए तो इसी यानी कि तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर। यानी कि अंडमान द्वीपों को भी अगर शामिल कर लें तो द्वीप यानी कि द्वीपों सहित, तो ये तटीय जो सीमा यानी कि द्वीप भी इसमें शामिल कर लें, द्वीप सहित, तो कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर ये हो जाएगी। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया हो। यानी कि इनकी सीमा को भी अगर लगाएं अपने तो कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर तटीय सीमा हो जाएगी, और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो ये समझ में आ गया हो। अब इससे आगे अपन बात करते हैं, यानी कि भारत के जो हैं पड़ोसी देश। हाँ, इसके अलावा देखो अब अपन बात करते हैं, इसके अलावा जो हमारा भारत देश है जिसमें दिख रहा है आपको ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है? पानी ही पानी दिख रहा है आपको। ये पानी नीला, यानी कि नीला नीला जो दिख रहा है वो संपूर्ण पानी। अब देखो हमारा जो ये भारत देश का स्थल भाग है, इसके कितनी तरफ पानी है? देखो एक तरफ इधर पानी भी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। यानी कि वह स्थलीय भाग जिसके 3 तरफ क्या होता है? पानी
होता है उसको क्या, और एक तरफ क्या होता है स्थल होता है, उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये है क्या है, हमारे भारत देश का प्रायद्वीपीय प्रदेश हो गया, यानी कि ये जो दक्षिण का भाग है उसको प्रायद्वीपीय प्रदेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके तीन तरफ क्या है, पानी। अब ये जो तीन तरफ पानी है वो भी कौन कौन सा, देखो हमारे भारत की ये क्या है, देखो आपको दिख रही लिखा हुआ है बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है अरब सागर, और दक्षिण में क्या है हिंद महासागर, जो आपको ये दिख रहा है हिंद महासागर। तो हमारा जो हिंद महासागर है वो भी हमारे भारत देश का नाम पे ही एक ऐसा ही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, जो कैसा कौन सा है, हिंद महासागर। तो अपन भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, और इस पूर्व की तरफ कौन सी है, दक्षिण पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पश्चिम में कौन सी है, अरब सागर। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब इसके बाद यानी कि हमारे भारत देश है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो अब ये दिख रहा है आपको वर्तमान में क्या होगा, ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश हो, यानी कि इस यहाँ से लेकर और यहाँ तक की सीमा, यानी कि ये कौन सा देश है, देखो यहाँ चीन, तो हमारा सबसे पड़ोसी ये क्या हो गया, चीन। इधर देख रहे हैं आप ये छोटी सी दूरी देखिए, ये कौन सा है, अफगानिस्तान, और ये कौन सा है, पाकिस्तान, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा पाकिस्तान। ये दिख रहा है आपको नेपाल, और ये कौन सा है देश है, भूटान, और ये है बांग्लादेश। अब तो हमारे भारत देश के पड़ोसी देश हैं वो कितने हैं, हमारे भारत देश के पड़ोसी जो देश वो कौन कौन से, देखो यहाँ से करते हैं चीन, नेपाल, भूटान, ये कौन सा आ गया, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये अपने भारत देश के पड़ोसी देश हैं। अब इनकी संख्या आपसे कोई पूछे तो इसको गिन के पेपर में देखो, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पड़ोसी देश, यानी कि पड़ोसी देश हैं वो कितने हो गए, 7 पड़ोसी देश। अब इन पड़ोसी देशों की भी सीमा हमारे भारत देश से लगती है, तो किसकी ज्यादा लगती है और किसकी कम लगती है वो देखो आपको अभी मानचित्र पर, यानी कि जो ये देखो बांग्लादेश की सीमा अगर बात करें तो यहाँ से शुरू होती है, ऐसे घूमते 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 यानी कि यहाँ तक इसकी सीमा लगी हुई है। तो हमारे भारत देश से अन्य देश की सीमा में सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की, और वो उस सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। तो यानी कि हमारे भारत देश से सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन सा देश बनाता है, बांग्लादेश, जिसकी लंबाई कितनी है 4096 किलोमीटर, जो कहाँ से, यानी कि पश्चिम बंगाल से शुरू होती है। और देखो राज्य कौन कौन से हो गए इसके बाद, देखो यहाँ से अगर बांग्लादेश यानी कि राज्यों की बात करें तो यहाँ क्या हो गया, पश्चिमी बंगाल है, उसके बाद में पश्चिम बंगाल ये यहाँ तक है, देखो ये फैला हुआ है। फिर उसके बाद में कौन सा आ गया, ये आ गया असम, फिर आ गया मेघालय, फिर आ गया त्रिपुरा, और ये आ गया मिजोरम, यानी कि 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। फिर इसके बाद में इससे कम, यानी कि इसके बाद में दूसरी जो सीमा जो सबसे ज्यादा लगती है वो लगती है चीन के साथ, यानी कि चीन यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक, लेकिन बीच में कौन से देश आ गए, ये 2 देश आ गए। इस वजह से इसकी सीमा जो लगती है हमारे भारत देश से वो है 3917 किलोमीटर। कितनी है, चीन के साथ में 3917 किलोमीटर। तो चीन के साथ में कितनी सीमा हो गई, 3917 किलोमीटर, ये किसके साथ में, चीन के। और बांग्लादेश के साथ में कितनी होगी, 4096 किलोमीटर, तो ये होगी। अब इसके बाद में दूसरा और देश कौन से आ गए, उसके बाद में देखो 3917 किसके है, चीनी की है। फिर उसके बाद में है पाकिस्तान, कौन सा देश है, पाकिस्तान, जो यहाँ से देखो इसकी सीमा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक है, तो इसकी है 3310 किलोमीटर, किसके साथ में, यानी कि पाकिस्तान के साथ में हमारे भारत देश की कितनी सीमा लगती है, 3310 किलोमीटर, यानी किसका स्थान कौन सा है, तीसरा। फिर उसके बाद में आती है नेपाल, कौन सी आती है, नेपाल। जो नेपाल देश कहाँ पर है, ये रहा नेपाल देश। इस नेपाल देश में भारत की स्थलीय सीमा से इसकी सीमा लगती है, यानी कि 1752 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ये खत्म हो रहा है, तो इसकी 1752 किलोमीटर
किलोमीटर। किसके साथ में? नेपाल के साथ में हमारे भारत देश की ये सीमा लगती है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं म्यांमार, यानी कि म्यांमार जो है वो कहाँ से, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर तक इसकी सीमा लगी हुई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो म्यांमार जो देश है उसकी लंबाई, यानी कि स्थलीय सीमा जो हमारे भारत देश के साथ में लगती है उसकी लंबाई है 1458 किलोमीटर। कितनी है? 1458 किलोमीटर, यानी कि 1458 किलोमीटर इसकी लंबाई। फिर इसके बाद में बात करते हैं भूटान। कौन सा देश है? भूटान। भूटान के साथ में, यानी कि छोटा सा, देखो ये इतनी सी सीमा यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक लगती है। तो इसकी सीमा, इस सीमा की लंबाई है 587 किलोमीटर। कितनी है? 587 किलोमीटर। ये हो गई भूटान की सीमा। अब सबसे कम, यानी कि मात्र अपने भारत देश से सबसे कम जो स्थलीय सीमा लगती है वो भी कहाँ लगती है? यानी कि पाक अधिकृत, जिसमें हमारे भारत देश का जो हिस्सा है उसका, यानी कि पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है। उसमें केवल मात्र 80 किलोमीटर, केवल मात्र 80 किलोमीटर की जो दूरी है वो किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। जो भी कौन से हिस्से की लगती है? जिसके ऊपर पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा। तो ये हो गई अपने भारत देश के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली स्थलीय सीमा की लंबाई। तो ये बच्चों आपको पता चल गया। अब तो आपसे कोई भी पूछे तो क्या, अब देखो इसके अलावा अपने भारत देश में जितने भी देश हैं उनसे कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? तो बांग्लादेश से हमने देखो, अब जैसे म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में यहाँ कौन सा है? मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्या है? इन राज्यों की क्या है? ये सीमा लगती है। तो किससे लगती है? म्यांमार से लगती है। अब इसके बाद में भूटान। भूटान की अपन बात करते हैं, वो भूटान, तो ये क्या है? सिक्किम है, ये पश्चिम बंगाल और ये असम और ये अरुणाचल प्रदेश से इनकी सीमा लगती है। तो ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार और भारत के पड़ोसी जो देश हैं वो। अब इन पड़ोसी देशों के बीच में जो रेखाएं हैं, यानी कि जो रेखा खींची हुई है, उन रेखाओं के भी क्या है? कई नाम। अब देखो सबसे पहले जैसे ये क्या है? पाकिस्तान और ये है अफगानिस्तान। इसके बीच में क्या खींची हुई है? जैसे ये रेखा खींची हुई, इसी रेखा को क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। कौन सी कहते हैं? डूरंड रेखा। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है वो रेखा है उसको क्या कहते हैं? डूरंड रेखा के नाम से जानते हैं। अब जो हमारे भारत देश में, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो चीन की सीमा है, उस चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन के नाम से जानते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा भी कहते हैं, जो 1914 के अंदर शिमला समझौते के अंदर इसको भारत और पाकिस्तान के बीच में और भारत और चीन के बीच में इसका नामकरण किया मैक। अब जो हमारे भारत देश में, भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो सीमा बन रही है, उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। और ये जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद में, यानी कि जब आज़ाद हुआ उसके 2 दिन बाद में ही इसी रेखा का क्या है? सीमांकन किया गया। और उसका अधिकारी कौन था? सर एस रेड क्लिफ, उसके नाम पर इसको रेड क्लिफ नाम रखा गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच के अंदर जो नियंत्रण रेखा है उसे कब ये निर्धारण कब किया? 1972 के अंदर शिमला समझौते के अंदर किया गया। अब जो यानी कि दूसरी एक रेखा और है वो है शून्य रेखा, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश में, यानी कि त्रिपुरा ये दिख रहा है ये, यानी कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जो ये रेखा बनी हुई है उसको कहते हैं शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये आज आपको इस, यानी कि हमारा जो भारत देश है उसकी सामान्य आपको जानकारी दी गई और इसको अच्छी तरह से अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसमें मानचित्र दिए गए हैं उसको अच्छी तरह से देखेंगे और उसके पड़ोसी राज्य और उनसे कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश हैं, उनकी सीमा हमारे राज्यों से लगती है। तो ये सारे, अब आपसे कोई पूछे कि मानचित्र में बताओ भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो हो गया अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम का कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। तो आपके इधर से भी कोई भी पूछे तो वो आप इसको आसानी से बता सकते हो।
और हमारा जो द्वीप समूह, यानी कि द्वीप किसे कहते हैं, यानी कि वह स्थल भाग या छोटा स्थल भाग जिसके चारों तरफ क्या होता है, पानी ही पानी होता है, उसको क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। जैसे हमारा लक्षद्वीप समूह ये दिख रहा है लक्ष्य, इसके यानी कि पानी पानी है चारों तरफ। जो काले पानी की सजा वो कहाँ देते थे, इधर ही देते थे, वहां से कोई व्यक्ति भाग नहीं सकता, क्योंकि भागेगा हाँ, चारों तरफ पानी पानी था। तो ये आज अपन ने क्या है, भारत के सामान्य जानकारी प्राप्त की है, जो कक्षा 6 के विद्यार्थी सभी अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको एक बार और अच्छी तरह से देखेंगे, और अपने जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से अपने जो वर्क बुक है उसके अंदर वर्क बुक या कॉपी जो भी बना रखे, रजिस्टर बना रखा, उसके अंदर इसको मानचित्र को बनाएंगे और इनके पड़ोसी देशों को भी दर्शाएंगे। तो बच्चों ये आज आपको अच्छा लगा होगा, और आगे आप भारत देश के जो भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में अपन करेंगे चर्चा अगली क्लास में।